हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 24 को शुरू करते हैं। मैडम वेन ने कहा, चलो हम अभ्यास शुरू करते हैं। वैसे भी हम यहाँ अभ्यास के लिए ही तो आए हैं। वांगई धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैडम वेन के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, आप शुरू कर सकती हैं। मैडम वेन के लिए ये एक और झटका था। उन्हें गुड़ियों की तरह सिर हिलाने वाले लोगों की आदत थी। वांगई की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मैडम वेन को खुद को सिखाने की इजाज़त दे रहा है। मैडम वेन अब तक यही सोचकर चल रही थी कि उनसे बेहतर अध्यापिका पूरे देश में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनमोल है। चलो हम इस मुद्रा से शुरुआत करते हैं। फिर से मैडम शुरुआत से शुरू करने वाली थी। वो वांगई को सीधा बैठना सिखा रही थी। बैठक मुद्रा कहते हुए मैडम वेन ने वांगई को कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया। वांगई को पता था फिर से एक बार उसके सिर पर किताबें रखी जाने वाली है, लेकिन इस बार वो होशियार बन चुका था। वो इतनी आसानी से किसी को भी उसको परेशान नहीं करने देने वाला था। मैडम वेन ने कहा, इन किताबों को अपने सर पर लेकर 1 घंटे तक बैठो। वांगई ने ऐसे जताया कि वो सवाल पूछना चाहता है। उसने कहा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, 5-5 किताबें अपने सिर पर लेकर कौन बैठ सकता होगा। मैडम वेन वांगई की बातों में आ गई। वो तुरंत खड़ी हो गई अपना शो ऑफ करने के लिए। मैं बैठ सकती हूँ? आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही अभ्यास महल की मुख्य अध्यापिका हूँ? मैडम वेन गर्व से बोली। वांगई चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंखें तो अंधी हो गई थी। आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं। वांगई मैडम वेन की तारीफ करते हुए बोला। मैडम वेन गर्व से बोली, अब समझ में आया तुम्हें, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। वांगई बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए बोला, आप तो बैठक मुद्रा में महारत ही है। मेरे ख्याल से आपको प्रत्यक्ष बैठक मुद्रा करके मुझे सिखाना चाहिए। अब सभी नौकर मैडम वेन की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे अगर मैडम वेन ने वांगई को प्रात्यक्षिक नहीं दिखाया तो इसका मतलब वो हार गई। वांगई ने मैडम वेन के लिए कोई दो राय छोड़ी ही नहीं थी। मैडम वेन बहुत बुरी तरह तिलमिला रही थी, लेकिन वांगई ने उन्हें खड़े होने तक का मौका नहीं दिया। वांगई ने गंभीर आवाज़ में पूछा, तो अभी तक आपने कितने घंटों तक अपने सिर पर किताबें संभाल कर रखी है? शायद आज आप खुद को ही पछाड़ने वाली है। राजमहल की तरफ से आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। वांगई ने तुरंत उनके सिर पर किताबें रखना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5। मैडम वेन कुर्सी पर बैठी थी और वांगई ने उनके सिर पर किताबें सजाई हुई थी, ऐसे जैसे वो कोई गहना सजा रहा हो। उसने जिंगई को आवाज़ देकर कहा, जिंगई धूप जलाओ। एक धूप की स्टिक का मतलब था 1 घंटा। मैडम वेन को तो जैसे सांप सूंघ गया था, यहाँ तक कि वो वांगी की तरफ देख भी नहीं रही थी। नजरें मिलाना तो बहुत दूर की बात है। तभी फिर से एक बार वांगई की आज्ञा सुनाई दी, सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। सभी दासियाँ और नौकर खिलखिलाकर हंसने लगे। मैडम वेन कक्ष के बीच में बैठी थी। समय तो कछुए से भी धीमी गति से चल रहा था। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और सभी किताबें धड़ाम से नीचे गिर गई। मैडम वेन थक चुकी थी, लेकिन वांगई तो वांगई था। उसने तुरंत आगे आकर कहा, मैं चाहूँ तो आपसे भी ज़्यादा समय तक बैठ सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने आपको हरा दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी आपके लिए आपका काम आपकी इज्जत से भी ज़्यादा प्यारा है ना। वांगई के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मैडम वेन के लिए बहुत दुख हो रहा है। इधर मैडम वेन अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से वांगई ने एक और झटका दे दिया। अगर सच में वांगई किताबें लेकर बैठ गया तो वो यकीनन मैडम वेन को हरा ही देगा। खामखा उनकी ही बेइज्जती होगी। इस सब झमेले को टालने का एक ही तरीका था। मैडम वेन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सीधी तरह से बैठ सकती हो, इसलिए इस पाठ को हम जाने देते हैं। वांगई के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आई। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो मेरे परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई बुरे परिणाम नहीं होंगे। चलो अगला पाठ शुरू करते हैं। वांगई अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाते हुए बोला, सबने सुना ना, मेरे लिए कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। अब मैडम वेन ने राहत की सांस ली।
वो चाय की चुस्की लेने ही वाली थी, लेकिन वांगई तुरंत खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? मैडम वेन की सांस और चाय दोनों गले में ही अटक गए। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। वो भी तो अनुभव से ही वृद्ध हुई थी। पहले तो गहरी सांस लेकर उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर शांति से एक और चाय की चुस्की लेते हुए बोली, आगे हमें राजमहल में रहने वाले लोग, उनके नाम, उनके पद ओहदे के बारे में जानना है। मैडम वेन गर्व से बताने लगी, राजमहल में लगभग 3000 नियम हैं। वांगई फिर से एक बार मैडम वेन को चने के झाड़ पर चढ़ाता हुआ बोला, आप तो बहुत तेज मालूम होती है, आपको ये सारे के सारे 3000 नियम याद है? तभी मैडम वेन के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। कहीं वांगई उन्हें 3000 नियम रटवाने तो नहीं वाला। फिर भी उन्होंने खुद को बचाने का एक रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी जब तुम्हें ये सब याद हो जाएंगे। वांगई ने कहा, मुझे ओहदे, पद, नियम, उसूल, यहाँ तक कि इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी है। और कुछ? मैडम वेन आश्चर्य से बोली, कैसे? इसे सीखने में तो महीनों लग जाते हैं। वांगई ने तुरंत जवाब दिया, यह सब तो मैं लाल महल में ही सीख कर आई हूँ। अब मैडम वेन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अगर ये लड़की लाल महल से ताल्लुक़ रखती है, इसका मतलब ये बहुत ही खास है। और हो भी क्यों ना, तीसरे राजकुमार जो महाराज के पसंदीदा राजकुमार है, उससे इसकी शादी जो होने वाली है। मैडम वेन ने आश्चर्य से कहा, लाल महल, जहाँ पर सेनापति लान रहते हैं, तुम वहाँ से आई हो? वांगई ने प्यारे से मुस्कान देकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो मेरे पिताजी है। मैडम वेन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। वो आग से जो खेल रही थी। उनकी नज़र में वांगई कोई साधारण सी लड़की है, जो फिर से एक बार तीसरे राजकुमार की नई कॉन्क्यूबाइन बनने आई है। लेकिन लान परिवार से वो सपने में भी पंगा नहीं ले सकती। मैडम वेन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी बेचैनी छुपाने के लिए अपने हाथ जोड़े और बोली, इतने अव्वल पिता की पुत्री को मैं कैसे सिखाऊंगी? तुम भी ज़रूर अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रही होगी। इससे पहले कि वांगई कोई जवाब दे, पूरे महल में एक आवाज़ गूंज उठी, सही फरमाया। ये आवाज़ साफ और ऊंची थी। अगले ही पल सभी अपने घुटनों पर थे, क्योंकि स्वयं महाराज वीज़होंग अभ्यास महल पधारे थे। सभी ने देखा कि अंगरक्षक आधे भाग रहे थे, आधे चल रहे थे। सबको ये पता था कि ये आवाज़ किसकी है। वांगई ने पलट कर देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम महाराज। उसकी मधुर आवाज़ से सबके कान धन्य हो गए। ऐसा लग रहा था वांगई अपनी आवाज़ से ही मयूर तक को नाचने पर मजबूर कर देगा। वांगई झुका हुआ था। उसने देखा कि महाराज ने सुनहरे जूते पहने हैं और उनके अंगरक्षकों ने सफ़ेद जूते पहने हुए हैं। लेकिन आश्चर्य से वहाँ पर एक नहीं, काफ़ी सारे सुनहरे जूते एक साथ अभ्यास कक्ष में दाखिल हुए। मतलब साफ था, महाराज अकेले नहीं थे। वांगई की शंका सही थी। महाराज के पीछे उनकी पत्नी कॉन्क्यूबाइन शिंगर और दोनों बेटे थे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। जानती हूँ ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा सा है, आज के लिए चला लेना, कल ज़्यादा बड़ा बनाऊँगी। ओके, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।